नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। दो खबरों की बात आपसे हम करेंगे। एक उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी के फायरी बयान बिल्कुल वायरल हैं और अब लग रहा है कि उन्होंने चुनावी मिशन बना लिया है, जो हमने पीछे लिखा है आपके लिए, योगी का सुदर्शन और हिंदू वोट का मिशन। अब इस हिंदू वोट के मिशन के लिए योगी जी अलग 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 लेवल पर जाकर बात कर रहे हैं और बयान दे रहे हैं। पिछले कई दिनों में उनके ऐसे बहुत सारे बयान आए हैं, आज भी, और आज तो बहुत खुल्लम खुल्ला वो बोले, तो उसकी बात भी करेंगे। और इसके बाद हम बंगाल की बात करेंगे, जहां ममता बनर्जी की पार्टी लगभग बिखर चुकी है। टूट छोटा शब्द हो गया है, वो लगभग बिखर चुकी है। ममता के बुलावे पर 80 में से 20 विधायक जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। सड़कों पर जा रहे हैं तो लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे फेंके गए, ये भी आपने देखा। और अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो है अब सीआईडी की जांच भी लगातार हावी होती जा रही है। वो अपनी सेहत का हवाला देके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं जांच को, लेकिन सीआईडी फिर उनके पास पहुंच रही। तो क्या अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी भी हो सकती है? मैं तो ये बात भी करना चाहता हूं। लेकिन पहले आइए हम यूपी की बात करेंगे। देवेंद्र, आपको याद होगा भी पीछे कुछ दिनों पहले एक बयान आया था योगी जी का नमाज पर, वो बड़ा वायरल हुआ था कि नमाज पढ़नी है अगर तो सड़कों पे नहीं, शिफ्ट में पढ़ लो, लोग ज़्यादा हैं तो आबादी कम करो, और अगर बातों से समझ जाओगे तो ठीक, नहीं तो फिर और भी तरीके। इस टाइप का बयान खूब वायरल हुआ था। आज के उनके स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं उससे भी ज़्यादा डायरेक्ट हैं, सीधे सीधे कहें तो वो मुल्ला मौलाना मौलवियों उनको एड्रेस कर रहे हैं। ये इस बात का अंतर वो कर रहे हैं कि मैं आम मुसलमान के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इनके मौलानाओं के लिए कह रहा हूं। और हिंदू को तो वो एड्रेस करते ही हैं। अब आज जो उन्होंने बातें कही, उन्होंने कहा मैं एक अभियान देख रहा हूं आजकल, ये मुल्ला मौलाना लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो। तो उन्होंने कहा कि गाय पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है। और फिर उन्होंने कहा कि पशु तुम्हारी पशुवत तुम्हारी बुद्धि हो गई है, जो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही है। और एक तरफ कहते हो राष्ट्रीय पशु घोषित करो, और बकरीद पर तुम लोग जो है अपने उसमें गाय की फोटो लगाते हो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। ये एक बात उन्होंने कही। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि, ये उनको कोट कर रहा हूं मैं, आपको ध्यान में रखना होगा कि अहिंसा और करुणा ये मानवता के भूषण हैं, किंतु शस्त्र उठाना होगा अगर सामने खरदूषण है। एक बार पहले भी कह चुके हैं। और फिर कहा कि कृष्ण जी को भी मुरली भी बजाते थे तो मथुरा में, लेकिन जब कुरुक्षेत्र में गए तो सुदर्शन चक्र निकाला। ये भी करना पड़ता है। मानवता का धर्म अहिंसा है, लेकिन अगर सामने मानवता का दुश्मन हो तो हिंसा भी करनी पड़ती है। एक डायरेक्ट लाइन ली हुई है। बिल्कुल सर। और पहले वाले केस में अगर आप देखें, जो नमाज वाली आपने बात कही है, और फिर इस बात को अगर लेकर कहें कि जैसे गाय के संरक्षण को लेकर ऐसा नहीं है कि अगर राष्ट्रीय पशु आप घोषित कर देंगे तो उससे कोई चीज़ें अलग हो जाएंगी। ये हमारे सांस्कृतिक महत्व का चीज़ है। ठीक, भारत में हिंदू माइंडसेट में सांस्कृतिक महत्व का चीज़ है। संविधान में ऑलरेडी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, उसमें गाय के संरक्षण के लिए एक प्रावधान है ऑलरेडी, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 48। लेकिन उस बात को इस रूप में कहना, हाँ, ये जाहिर तौर पे वो एक तरह से चिढ़ाने वाली चीज़ें हो जाती हैं। भाई अगर आपको ये पता है कि गाय हिंदू माइंडसेट के लिए बहुत पवित्र चीज़ है, माँ है, तो उस पर फिर इस तरह की चीज़ें, वो जिस वीडियो का जिक्र वो कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने वो दिखा कि बकरीद के अवसर पे गाय की तस्वीर लगा के, तो उसमें एकदम से निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के लिहाज से अगर बात करें, जो अपने हिंदू होने पर गर्व करने, इन सब चीज़ों में कोई भी कोताही नहीं बरतते, कोई भी पॉलिटिकली करेक्ट स्टैंड रखने की कोशिश नहीं करते। कभी जैसे सबका साथ सबका विकास शासन का मंत्र भले ही हो जाए, लेकिन कभी किसी मस्जिद में चले जाएं, किसी बातचीत को करने को लगे, इस तरह की चीज़ें वो नहीं करते। अब वहाँ पर अगर ऐसा होगा और सामने चुनाव है, तो निश्चित तौर पे यही उम्मीद जताई जा रही थी कि योगी आदित्यनाथ इन सब मसलों पे जब बोलेंगे तो बहुत आक्रामक तरीके से बोलेंगे। और ऐसा लग रहा है कि नमाज वाले के बाद और इस स्पीच को अगर देखें तो डिग्री बढ़ाते जा रहे हैं, डिग्री भी बढ़ रही है और एक क्रम में चल रहे हैं। आज का उनका जो कार्यक्रम था, दरअसल वो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को उनको ज़मीनें, उनका हक देना, उसका लिए वो कार्यक्रम था। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि कभी आपने यहाँ के मौलानाओं से कभी सुना कि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो जुल्म होते हैं उसके खिलाफ उन्होंने कहा हो कि वहाँ भी इनकी तरह, जैसे हमारे यहाँ होता है बुलडोज़र चलता है तो वहाँ भी बुलडोज़र चले, इनकी संपत्ति कुर्क हो। उन्होंने कहा अरे एक बार नमाज में ही झूठे मुँह ये कह देते। अब ये उन्होंने इतना डायरेक्टली कहा कि नमाज में ही कह देते कि ये गलत हो रहा है, इसका हम सबको विरोध करना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत इस वक्त यूपी में बहुत लोगों में दिलचस्पी भी और उस पर एक्शन भी बहुत है। यहाँ गाज़ियाबाद में ये खोड़ा कॉलोनी है, तो वहाँ एक ईद के दिन
एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़के को छुरा मार के उसकी हत्या कर दी। बताया गया कि वो दोस्त थे। उस पर भी बोला उन्होंने। उस लड़के का 24 घंटे के अंदर, आरोपी मुसलमान लड़का था, 24 घंटे में एनकाउंटर भी हो गया, वो भी मारा गया और उसके घर के ऊपर नोटिस भी लगा दिया गया है कि घर जो है ये गांव की ज़मीन के ऊपर बना हुआ है, इसको खाली करें। तो उन्होंने आज कहा कि और दोस्ती, कैसी दोस्ती, आपने गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं है। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो वो गलती कर रहा है, और याद रखना हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है, भेदभाव हम किसी के साथ नहीं करते। बिल्कुल सर। अब दो चीज़ देखें तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर और दूसरा पोलराइजेशन हिंदुत्व के लिहाज से, मतलब हिंदुत्व को जितना महत्व दिया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को जितना सख्ती से वो लागू कर सकें। ये दोनों चीज़ें योगी आदित्यनाथ के गवर्नेंस की अगर बात करें तो उनका सबसे बड़ा यूएसपी आप कह सकते हैं कि इस पर ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। कभी भी किसी भी केस में आपको ये नहीं दिखेगा कि अगर हिंदुत्व वाला कोई मसला हो तो उसमें थोड़ा सा वो नरम पड़ जाए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो इस तरह के केस जब जब होंगे तो कार्रवाई शासन वो दिखाता है, योगी आदित्यनाथ का शासन की कार्रवाई ऐसी होगी, और फिर उस कार्रवाई के बाद अगर बातों समझाना हो तो मुख्यमंत्री इसी तरह के शब्दों का चयन करते हैं। चुनाव चूंकि आने वाला है, अच्छा ये भी बहस चर्चा चल रही है कि चुनाव पहले हो जाएगा, उस पर मैं भी बात करता हूँ, लेकिन ये यूपी चुनाव में पार्टी की थीम भी यही रहेगी, मतलब जो योगी जी बोल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ इस बात को बोल रहे हैं और अगर बार बार बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो लाइन किस रूप में जानी है। और आगे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा सौरभ, ये डिग्री बढ़ते जाएगी, उससे डिग्री में कोई कमी होगी नहीं। लेकिन सब कुछ होगा इस लिहाज से कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अपीसमेंट ना होने की बात कर रहे हैं, उस दायरे में उस सारी चीज़ों को किया जाएगा, जिससे जैसे आम मुसलमानों के खिलाफ तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, और कट्टर जो मौलाना हैं और वो इस तरह की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर दिया जाए। ऑलरेडी हमारा राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर, और इस तरह के नैरेटिव को आप ज़बरदस्ती घुसाना शुरू कर रहे हैं, तो वहाँ पर फिर शासन की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने फ्रंट संभाला है। चुनाव जल्दी हो सकता है क्या यूपी का? कहा जा रहा है सेंसस के साथ टकरा रहा है शेड्यूल चुनाव का। ये चर्चा सौरभ लखनऊ में शुरू हुई है और लखनऊ से ही ये बात निकली कि ऐसा हो सकता है, लेकिन दिल्ली में चुनाव आयोग से के सोर्सेज को जब हमने खंगाला और बड़े सोर्सेज को खंगाला कि क्या इस बाबत कोई मीटिंग हुई है, क्या कोई ऐसी चर्चा हुई है, क्या कुछ कंसिडरेशन किया गया है, तो हमें ये बताया गया कि अभी तक आज जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अभी तक इस बाबत कोई भी विचार नहीं हुआ है कि चुनाव कब कराया जाना है। आगे उसमें भी थोड़ा समय है, जब इस बाद पहली बैठक होगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि चुनाव कब कराया जाना है। दिसंबर के लिहाज से अगर देखें तो इलेक्शन को लेकर बहुत मुफीद समय नहीं कहा जाता दिसंबर को लेकर। एक तो हम सभी जानते हैं कैंपेन में नेता किस प्रकार से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, मौसम खराब रह जाता है, पूरा मौसम खराब रहता है, शीतलहर का समय है, तो आमतौर पर राजनीतिक दल ये एकदम से ये नहीं चाहेंगे कि उस कड़ाके की ठंड में पब्लिक रैली करना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। तो कन्वीनियंस में भी प्रॉब्लम, लोगों को लाने में भी प्रॉब्लम, और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य उनके साथ ही होना चुनाव बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो चांसेस उसके कम लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो ये बात हो गई। दूसरे फ्रंट पर क्या चल रहा है? आज मैंने एक स्टेटमेंट देखा, इमरान मसूद जो सांसद हैं सहारनपुर के कांग्रेस पार्टी के, अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले ये कहा था कि हम सीट की चर्चा नहीं करेंगे, हम जीत की चर्चा करेंगे। मतलब हमारा गठबंधन होगा कांग्रेस के साथ, नाम नहीं लिया लेकिन कहा गठबंधन होगा, लेकिन क्राइटेरिया जीत होगा कि सीट कैसे जीतें, किसको कितनी सीटें मिलेंगी लड़ने के लिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इमरान मसूद ने कहा कि जब सीट ही नहीं तो जीत कैसी? तो पहले तो सीट दोगे और सम्मानजनक सीटें कांग्रेस को चाहिए, तभी तो हम जीत के लिए लड़ पाएंगे ना। और उन्होंने फिर एक बड़ी बात ये कहा कि हमें भी अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए लड़ना है। तो इतना तो मान ही रहे हैं कि वहाँ लड़ाई अस्तित्व की है कांग्रेस की। और दोनों ही दलों के हिसाब से अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी के लिए भी वही चीज़ है कि समाजवादी पार्टी इस विधानसभा चुनाव को हारना अखिलेश यादव बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो ये ज़रूर चाहेंगे कि गठबंधन को लेकर ही इलेक्शन में जाएं, जिससे कुछ भी वोट कटने की आशंका अगर हो, माइनॉरिटी वोट खासतौर पे, तो वो ना हो पाए। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी वही रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी थोड़ी बेहतर पोजीशन में बार्गेन के इस लिहाज से सौरभ रहेगी कि इसको ये पता है कि अखिलेश यादव की हम ज़्यादा ज़रूरत है, लूज उनको करना है, मुख्यमंत्री उनको बनना है। कांग्रेस कोई सरकार बनाने के लिए तो लड़ेगी, वो करेगी नहीं, कांग्रेस पार्टी बस क्या ही है जो खो जाएगी। तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी थोड़ा पुश ज़रूर करेगी, लेकिन वो पुश इस लेवल पर नहीं होगा कि उसके चलते गठबंधन टूट जाए या सीटों को लेकर, संख्या को लेकर मिसमैच हो जा रहा है। स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा से कांग्रेस पार्टी करेगी, अखिलेश यादव बहुत कम सीटों के साथ करेंगे। अब बीच में जो आएगा गैप देखेंगे आप 70 से 80 सीटों के आसपास में वही फिगर। अभी दिल्ली में सारे ऑपोजिशन के लीडर जुड़ने वाले हैं, सुना इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में 6 जून को। हाँ लगातार, और ये स्टार्टिंग हुआ था वो ममता बनर्जी के कहने पर, आपको ध्यान होगा कि ममता बनर्जी ने हार के बाद इस बात को कहा था, लेकिन वो लीडर जो इकट्ठा हो रहे हैं उन
दलों कहीं अगर आप देख लें आपस में कि दल आप आके बैठ लेंगे साथ में, लेकिन क्या जनता में कोई मैसेज दे पा रहे हैं? एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो। बंगाल में कांग्रेस पार्टी और टीएमसी एक दूसरे के साथ लड़ी, राहुल गांधी जाकर वहाँ करप्ट बोल कर आए, नरेंद्र मोदी से तुलना करके आए, और फिर यहाँ पर अगर आप साथ बैठ ले रहे हैं तो आप तो बैठने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या जनता में कोई ऑप्टिक्स जाएगा? उसका जवाब ना है। बीजेपी ने यूपी की टीम बना ली है। हाँ, यूपी प्रदेश अध्यक्ष की टीम बननी है, पंकज चौधरी की टीम बननी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जैसे एक बार टीम बनेगी तो फिर आप समझ लीजिए कि उसके बाद से चुनाव का जो गेयर है ना, उसी टीम के साथ आप चुनाव में जाना है। क्या कौन टीम का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी बनाया गया कुछ महीने पहले, अब पंकज चौधरी के साथ उनकी टीम, मतलब महामंत्री, उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और सचिव, मीडिया सेक्शन, जो अलग अलग पार्टी का विंग होता है, उन सबकी एक नई टीम आएगी। जैसे अभी जो टीम काम कर रही है, बीजेपी पूरी बदल जाएगी। अभी जो काम कर रही है टीम, वो भूपेंद्र चौधरी के साथ जो टीम काम कर रही थी, तो भूपेंद्र चौधरी बदल के पंकज चौधरी आ गए, लेकिन भूपेंद्र चौधरी की जो टीम थी, जैसे जितने महामंत्री थे, मान लीजिए 7 महामंत्री हैं, तो वो 7 महामंत्री अब फिर नए 7 महामंत्री बनाए जाएंगे। उनमें से पार्टी की कोशिश रहेगी कि नए चेहरों को लेकर आया जाए। कुछ नेताओं के अपने इक्वेशन काम कर रही हैं कि हो सकता है उनमें से किसी चेहरे को बताने की कोशिश की जाए। तो ये सारे मंथन का काम अभी चल रहा है, और हमें सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से मंथन का काम फाइनल स्टेज पर है। अब तक ये हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह, जो कि सबसे ज़्यादा से वहीं पर रहना है, तो उन लोगों के पास बाकी दूसरी चीज़ों की व्यवस्था है, तो अभी तक वहाँ पर लिस्ट गया नहीं है, जिसके चलते वो अप्रूवल नहीं मिला है, और जैसे वो अप्रूवल मिलेगा उसके अगले दिन रिलीज कर दिया। चुनाव को पिक होता हुआ आप कब तक देखते हैं? योगी जी के दौरे तो शुरू हो चुके हैं, इसके बाद बड़े नेताओं के दौरे शुरू होंगे। मुख्यमंत्री के हिसाब से अगर बात करें तो वो तो अपना कर रहे हैं, लेकिन असल यूपी का जो चुनाव होगा सौरभ, एक बार फिर से पोस्टर बॉय, स्टार कैंपेनर हर राज्य की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर तो ज़्यादा ही होंगे क्योंकि उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी है, लेकिन पूरा चुनाव सब कुछ संभालेंगे गृहमंत्री अमित शाह। जैसे पिछली बार हम लोग कह रहे थे ना कि असम में भले ही चुनाव हो रहा है, केरल में हो रहा है, तमिलनाडु में हो रहा है, लेकिन अमित शाह का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बंगाल में। वैसे ही बाकी राज्यों में भी उस समय चुनाव होंगे, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह का जो फोकस होगा, जिस पर वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा लगाएंगे और सब कुछ उनके हिसाब से होगा, उनकी रणनीति के हिसाब से होगा, वो उत्तर प्रदेश होगा। और एक बार मानसून जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद गृहमंत्री अमित शाह के यूपी के दौरे लगातार शुरू होंगे, 1 महीने में कई बार हो जाएंगे, और वहां से आप ये मान लीजिए कि फिर अब बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन फुल फ्लेजर शुरू हो गया। अखिलेश जी बाहर दिख रहे हैं कहीं चुनाव में? अखिलेश जी सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ज़्यादा दिखते हैं। हाँ, समस्या वो है कि ग्राउंड पर जब तक आप उस असंतोष को ना उभारें, जैसे बीजेपी के भी बहुत सारे लोग सौरभ इस बात को कहेंगे कि ब्यूरोक्रेसी हावी है, करप्शन है, इस तरह की बात अगर कह रहे हैं, बिजली का इतना बड़ा प्रॉब्लम, बिजली का इतना बड़ा इशू है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर ग्राउंड पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, माहौल नहीं बना रहे हो, तो फिर आप पर लोगों को भरोसा कैसे होगा? और दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी जो कि है सत्ता में, लेकिन वो ग्राउंड पर रात दिन लगी रहती है। भाई देखिए, ये आपको बताता है अपोजिशन की स्थिति क्या है देश में और बीजेपी की स्थिति क्या है, कि जहां नेशनली भी मैं इस बात को कहता हूं, मान लीजिए कोई नाराजगी भी होती है, नरेंद्र मोदी से होगी, योगी आदित्यनाथ से होगी, बीजेपी से कोई नाराजगी भी होगी, तो लोग दूसरी पार्टी पे भरोसा करने के बजाय सोचते हैं कि चलो प्रॉब्लम तो है, लेकिन ठीक भी यही लोग कर सकते हैं, यही लोग करेंगे। हाँ, ये जो क्रेडिबिलिटी अपोजिशन का क्रेडिबिलिटी लॉस है, और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जो क्रेडिबिलिटी गेन हमेशा रहता है, वो एक बड़ा फर्क होता है किसी भी चुनाव के नतीजे को तय करने में। अब तो बड़े मतलब जो मोदी विरोधी और सब बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर आर्टिकल लिख रहे हैं कि इनको भूल जाना चाहिए कि ये मोदी को टक्कर दे सकते हैं। जैसे एक चीज़ है ना सौरभ, कि जैसे बंगाल का ही उदाहरण हम लोगों ने दिया कि ये कैसे संभव है कि जिस दल के साथ राष्ट्रीय स्तर पर आप एक कोलिशन बनाने की कोशिश में लगातार जुड़े हो, उसी में प्रोजेक्ट कर रहे हो, भले ही इंडिया ब्लॉक से बाहर या इंडिया ब्लॉक के साथ, वो अलग तकनीकी तौर पर आप देखें, लेकिन आखिर में जा रहे हो बंगाल चुनाव में, और आखिर में ठोक के आ जा रहे हो। या तो फुल फ्लेजेड जाके लगे होते हैं बंगाल में, और उसके बाद इतने सगे बन रहे हैं। बंगाल की बात कर लेते हैं अब, उसके बाद आप इतना सगा अपने आप को बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी का दाखिला अस्पताल में नहीं होना, तो राहुल गांधी फोन करके बनता है जो कह रहे हैं कि हैदराबाद भिजवा दीजिए। अब सोचिए कितनी विचित्र सी बात है। और उसमें भी दिख रहा है कि अभिषेक बनर्जी अंडे फेंके जाना, ये सब चीज़ें, या मारपीट धक्का मुक्की जो हुई, वो नीचे गिरे, निश्चित तौर पर उसमें कुछ चोटें आई होंगी, लेकिन वो चोट ऐसी तो नहीं हो सकती ना कि उसके लिए उनको कोलकाता से लेकर हैदराबाद ट्रैवल कराना पड़े।
वहाँ तो ये तो संभव नहीं है ना। अब उसमें सिर्फ पॉलिटिकल ऑप्टिक्स के लिए अगर आप ये बात बोलेंगे तो लोगों में फिर मजाक का विषय नहीं, बनता और है। ये वो टीएमसी जिसके लिए राहुल गांधी ने चुनाव में आरोप लगाया कि ये गुंडों की पार्टी है और इसने मेरे कार्यकर्ता की हत्या करवाई। हत्या कर रहे हैं, और उस दरमियान हुआ भी था हाँ, एक वर्कर की मृत्यु हुई कि थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता की मृत्यु हुई थी, और वहां पर जाकर आप वायलेंस का आरोप लगा रहे हो, वहां पर करप्ट होने का आरोप लगा रहे हो, फिर अचानक बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है। अभिषेक की पिटाई और विधायकों की विदाई, ये दो ही चीज़ इस वक्त चल रही हैं बंगाल के अंदर। रोजाना जो है खबरें जो हैं वो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, कभी कल्याण बनर्जी का है, वो माथा सर पकड़ के जो है ज़मीन पर लेट गए कि मुझे किसी ने मार दिया है, चोर 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 के नारे लगने लगते हैं। जहाँ कोई टीएमसी का बड़ा नेता जो है वो दिखाई दे जाता है, छोटे नेताओं को तो धक्के मारे जा रहे हैं सड़कों पर। ये सब कुछ हो रहा है, नहीं होना चाहिए लेकिन ये हो रहा है बंगाल के अंदर। और दूसरा, एक के बाद एक लोग पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। आज 2 विधायकों को पार्टी ने निकाल दिया है। कई विधायक 80 में से 60 विधायक ममता बनर्जी के घर मीटिंग में नहीं पहुंचते हैं। बताया जा रहा है कि 20 सांसद हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ सांसद खुलकर बोल भी चुके हैं। लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही है कि ये सब दबाव डाल के कराया जा रहा है, पुलिस इनको दबाव डाल रही है और कह रही है कि तुम टीएमसी छोड़ दो। जैसे ममता बनर्जी के हिसाब से सौरभ आप देखें तो नंदीग्राम पहले हारी थी, भवानीपुर हारी इस बार। अभिषेक बनर्जी अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर उनके अपने कंस्टिट्यूंसी के लिहाज से उन सारे क्षेत्रों में उनके ऊपर अगर अंडे फेंके जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है वही तो ये सारी चीज़ें तो दिख रही है ना कि क्रेडिबिलिटी जनता के भीतर आपकी नहीं रह गई है, जनता के बीच आप नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि लोकतंत्र अगर भीड़तंत्र का हिस्सा दिखने लगे और भीड़तंत्र के तौर पे दिखने लगे तो ये बहुत शर्मनाक हो जाता है। सबने कंडेम किया इसको, और क्लियर हाँ, होना चाहिए। और शुभेंदु सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि ऐसी चीज़ें ना हो। बंगाल के अलावा सौरभ ये कहीं और नहीं होता। बाकी राज्यों में भी तो चुनाव में हार जीत होते हैं ना, कहीं नहीं होता। वहाँ क्यों हो रहा है? वहाँ इस लिहाज से हो रहा है कि ढांचा ही पहले कांग्रेस पार्टी, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, इसी तरह के ढांचे को आपने खड़ा किया। अब ये गांधीवादी दर्शन की उम्मीद करना कि आपके साथ चाहे जितना भी अत्याचार हो आप उस पर कुछ भी ना करें, ये व्यवहारिक तौर पे क्या धरातल पर उतरना संभव है? आदर्शवादी चाहे जितनी भी हो जाए, तो जिन लोगों पर आपने इतना अत्याचार किया, धमकी दे रहे हो, जैसे अभिषेक बनर्जी का वो बयान कि हरी बोल निकाला जाएगा बीजेपी कार्यकर्ताओं का। हरी बोल मतलब बंगाल में शमशान घाट की यात्रा के लिए हरी बोल कहा जाता है। उस तरह की आप धमकी दे रहे हैं। बीच चुनाव के दरमियान ये खबर आ रही है कि ममता बनर्जी, टीएमसी के सोर्सेज नहीं है बताया, और बड़े सोर्सेज ने बीजेपी के बड़े नेताओं को इन्फॉर्म किया कि वैसे भी टीएमसी के बहुत सारे नेता थे जो इलेक्शन के दरमियान वो बीजेपी नेताओं के साथ सेम पेज पर काम कर रहे थे। अच्छा। वो अभिषेक बनर्जी से खासतौर पर उनके वर्किंग से नाराज़ थे। जो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे वो पार्टी छोड़कर निकल गए, जो नहीं निकले वो अंदर खाने बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे। उसमें उन लोगों ने इन्फॉर्म किया कि बीच चुनाव के दरमियान, ये फिर से टीएमसी नेताओं का हवाला देते हुए बता रहा हूँ कि ममता बनर्जी ने बैठक में कहा कि अगर 4 मई को हम लोग की जीत होगी तो बंगाल में खून की नदियाँ बहेंगी। अच्छा। और इस बात से वो लोग भयभीत होकर बीजेपी नेताओं को इन्फॉर्म कर रहे थे। ममता बनर्जी हरसेल्फ उनका स्टेटमेंट ये टीएमसी नेताओं का दावा है कि ममता बनर्जी ने भीतर ये कहा था, टीएमसी का असंतुष्ट नेताओं का दावा। अब क्या ये ऐसा कहना सही हो सकता है या नहीं हो सकता है? इस बात को अगर आप देखें कि ममता बनर्जी सार्वजनिक मंच से जैसे बोल रही थी, अभिषेक बनर्जी देश के गृह मंत्री अमित शाह को अगर धमकी दे रहे थे 4 बजे बाद दिख जाना, 4 मई के बाद दिख जाना और बाप तक पहुंच जा रहा है, तो इसके बाद तो ये संभव समझ में आता है ना कि जब पब्लिकली इतना कुछ हो रहा हो, गृह मंत्री अमित शाह के साथ इतना कुछ हो रहा, तो बीजेपी के अदना कार्यकर्ताओं के लिए अंदर बैठकों में क्या कहा जाता होगा? उनका अभिषेक बनर्जी का बयान है वही फालता की सीट पर कि ये जहांगीर मुझसे कह रहा है कि आपने बहुत कुछ दिया है, एक यहाँ पर शवदागृह भी, इलेक्ट्रिक शवदागृह बना दीजिए क्योंकि 4 मई को बहुत लोगों को दिल का दौरा पड़ेगा। और सोचिए सौरभ, और अगर मंच से इस बात को कहा जा रहा हो तो मंच से अलग किस रूप में धमकाया जाता होगा। तो अगर आपने इतना सप्रेस करके लोगों को रखा है तो वो सप्रेशन जब खत्म हुआ, दूसरी सरकार आई तो कुछ इस तरह की उदंडता सामने आएगी वहाँ पर। लेकिन टीएमसी के लिहाज से अगर आप देखें तो वो उदंडता से ज़्यादा बड़ी समस्या इनकी अपनी है कि अगर वो चीज़ें हो भी रही है तो आपके लोग आपको सपोर्ट करने क्यों नहीं आ रहे हैं, आपके साथ खड़े क्यों नहीं हैं? वो दिखना चाहिए ना कि अभिषेक बनर्जी एक तो जब वहाँ जा रहे थे तो उनके अपने लोगों ने मना किया कि आप यहाँ मत आइए। अच्छा। फिर भी इनको पॉलिटिकल थिएट्रिक्स के हिसाब से समझ में आया होगा कि जाना चाहिए। जब आप गए तो आमतौर पर पार्टियां इस काम को करती हैं कि बहुत सारा अपने समर्थकों के साथ लेके जाएं, फिर वैसी स्थिति ना आने पाए। लेकिन आपके पास लोग ही नहीं थे, वहाँ पे अंडाबाजी और धक्का मुक्की सारी चीज़ें हुई। और उस अभिषेक बनर्जी के साथ जो जेपी नड्डा की गाड़ियों के काफिले पर अटैक हुआ था तो वो लोगों का गुस्सा बता रहे थे। ये भूल जाते हैं ना, मतलब पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट। जब जेपी नड्डा की गाड़ी पे हमला और वो बाकी जानलेवा हमला था, गाड़ी के सारे शीशे टूट गए थे, उसमें अंदर वो बैठे हुए थे उस वक्त जो इंचार्ज थे कैलाश विजयवर्गीय, वो बैठे हुए थे। अभी इस चुनाव में इनके सांसद हैं खगेन मुर्मू, पूरा चेहरा खून खून हो गया कैंपेन के दौरान, उनकी गाड़ी पे ईंट पत्थर मारे गए थे।
ये 2021 के बाद जो वायलेंस हुई, केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि बीजेपी के लोगों को अपने गांव घर महीनों महीनों साल साल के लिए छोड़ देने पड़े, बलात्कार हुए, हत्याएं हुई। इलेक्शन जीतने के बाद टीएमसी के वर्कर्स के ऊपर ये आरोप लगे। और वही बात होगी ना सौरभ कि अगर देश के गृह मंत्री को अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो ग्राउंड पर क्या क्या करते होंगे, कराते होंगे, और क्या क्या कराया आपने, उसके तो बहुत सारे टेस्टिमोनी हैं उस रूप में। कल्याण बनर्जी जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे बीच चुनाव के दरमियान, वो याद कीजिए। गुंडा 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 बोल रहे थे। तो वो सारी चीज़ें तो लोगों के बीच में जा रही होंगी ना कि ये कैसे कर रहे हैं और किस प्रकार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जो एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं, आज ममता बनर्जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी चीटिंग से चुनाव जीती, इन्होंने मशीनें हैक कर ली थी। ये तो वो कह ही रही हैं बार बार कि वोट चोरी हुआ है, और उसके अलावा उन्होंने कहा हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन अपनी पार्टी की एक बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने खुद कबूल कर ली। उन्होंने कहा कि ये जितने लोग छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, अगर मैं आज अभिषेक को हटा दूं तो ये लोग रुक जाएंगे। तो आप मान रही हैं ना कि अभिषेक बनर्जी की वजह से बहुत सारे लोग नाराज हैं। और ये कहते रहे हैं पहले से, और ये काफ़ी लंबे समय से कहते रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, वो ऐसे कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो वो सारी शिकायतें ममता बनर्जी के पास है, जिसके बारे में दुर्व्यवहार करते हैं लोग। हाँ, और बहुत हाई हैंडेडनेस और एरोगेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना। जो नेता ममता बनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं वो आपके साथ उस रूप में नहीं रहना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, और धीरे धीरे फिर चीज़ें। शुभेंदु की तो शिकायत यही थी, उनको भी शिकायत हुई थी, अभिषेक बनर्जी के चलते ही वो बाहर गए थे। तो वहाँ पर ममता बनर्जी खुद अगर ये स्वीकार रही हैं कि आज अगर अभिषेक को हटा दें तो सारे आ जाएंगे, तो ये बता रहा है कि टीएमसी का ढांचा कितनी बुरी तरह से चरमरा चुका था सौरभ। और जिन दो नेताओं को सस्पेंड किया गया, विधायकों को, जब नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर लेटर दिया गया आनन फानन में अभिषेक बनर्जी के द्वारा, तो उन विधायकों ने विधायक लेने के लिए जो सिग्नेचर किया था और जो लेटर दिया गया उसमें मैच ही नहीं हुआ। और दो तो ये हुआ है सौरभ, 13 विधायक ऐसे हैं जिनका मैच नहीं कर रहा सिग्नेचर। अब इस तरह का काम अगर करोगे, उसके बाद सीआईडी अगर आपसे पूछताछ करेगी तो आपको दिक्कत होगी। फोर्ज किया गया सिग्नेचर विधायक, फोर्ज किया गया, और उस रूप में फिर उसके बाद कार्रवाई स्वाभाविक है। और एक चीज़ और कि जिस प्रकार का थिएट्रिक्स और माहौल बनाने की उम्मीद टीएमसी कर रही थी कि सिंपैथी गेन करना जो है, क्या बीजेपी इस बात को लेकर कोई सतर्कता या कोई सावधानी बरतेगी या किसी दबाव में है? तो उसका जवाब सौरभ है बिल्कुल नहीं। मैंने चेक किया था कि क्या इसके चलते अभिषेक बनर्जी के खिलाफ या टीएमसी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कोई नरमी बरती जाएगी। जवाब आया कि 2021 के बाद जो कुछ भी खास तौर पर किया गया है, जिस प्रकार की हिंसा का सहारा लिया गया है, जिस प्रकार से धमकाया गया है, जिस प्रकार से करप्शन किया गया, उन सारी चीज़ों का वैसे ही हिसाब होगा। यही टर्म था कोट एंड कोट, कि वैसे ही हिसाब किया जाएगा, उसमें कोई नरमी नहीं होने जा रही है। शुभेंदु सरकार को टास्क ये दिया गया है कि एक तरफ आप जो मैनिफेस्टो में जितने वायदे थे उन सारे वायदों को लेटर एंड स्पिरिट में पूरा करें, दूसरी तरफ टीएमसी के इस प्रकार के जो ढांचे हैं उसको ख़त्म करें, रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून व्यवस्था के तहत। घुसपैठिए पर उसी रूप में सख्ती रहेगी। बाकी गवर्नेंस के हिसाब से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार हो, सोनार बंगला आपको कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों पे फोकस रहेगा। तो कोशिश ये बीजेपी कर रही है सौरभ कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अपना टारगेट बंगाल के लिहाज से है कि हमें 40 लोकसभा सीटें वहाँ से 42 में से 40 अगर डीलिमिटेशन नहीं हुआ तो, और अगर डीलिमिटेशन हो गया तो 40 का आंकड़ा फिर बदलेगा, वो और ऊपर जाएगा। तो उसके लिहाज से माहौल तैयार होना चाहिए। डिलिमिटेशन की बातें भी देवेंद्र से हम पूरी समझेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी क्या मतलब, ये जो मामला है उतना गंभीर है कि ये अरेस्ट भी हो सकते हैं। और आज शुभेंदु अधिकारी ने ये भी बताया प्रेस में कि ये जो फोर्स सिग्नेचर वाला मामला है विधानसभा वाला, इसकी शिकायत टीएमसी के ही विधायक ने की। हाँ, तो नहीं, तो ये क्या गिरफ्तारी तक भी जा सकती है बात? निश्चित तौर पर फर्जीवाड़ा का मामला तो आप समझ रहे हैं ना, उसमें विधायकों के सिग्नेचर का अगर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो ये मामला तो अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। बुलाया था सीआईडी ने, वो गए नहीं। हाँ, वो गए नहीं, फिर दोबारा शाम में पूछताछ के लिए जाना। इसमें यह भी दिख रहा है कि जाँच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं कि क्या वाकई जो फर्जीवाड़ा का आरोप लग रहा है वही चीज़ है, क्योंकि अन्यथा विधायकों के सिग्नेचर तो मैच करते ना जो लेटर में दिया जा रहा है, जो वहाँ पर है। और ये फर्जीवाड़ा इस लिहाज से करने जो आरोप है उसको और ज़्यादा दम मिल जाता है सौरभ, कि दिख रहा है कि ममता बनर्जी बैठक बुला रही हैं और 20 से ज़्यादा विधायक वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। तो अब उनके अपने विधायक उनके कमांड पे नहीं चल रहे हैं, उससे बचने के लिए फिर उनका नाम का साइन करके फिर दे दिया गया। तो ये जो ममता जी के बुलाने पे भी नहीं जा रहा है, ये किसके बुलाने पे जाएंगे? ये अगर शुभेंदु अधिकारी सौरभ बुला दें और बीजेपी के बड़े नेता बुला दें तो आप देखेंगे कि एक लंबी लाइन लगी रहेगी, और फिर उसके बाद वही होता है कि ममता बनर्जी दाएं बाएं देखेंगे कि अरे ये भी चला गया, ये भी चला गया। उस तरह की भगदड़ है टीएमसी के भीतर। और ये तब होता है जब आपने सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर दिया है, एक नेक्सस बनाकर,
तो एक हार से भरभरा कर गिर जाता वो सिर्फ है। लाभ अन्यथा- के लिए जुड़े हुए थे। सिर्फ लाभ के लिए जुड़े होते हैं। अन्यथा चुनाव में जीत हार से फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक दलों में। वो थोड़ा बहुत होगा, एक आध कुछ केसेज इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आपको ध्यान होगा कि पिछले बार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के भी लोग कुछ शिफ्ट हुए थे। अर्जुन सिंह आते जाते रहे हैं, आज अर्जुन सिंह मंत्री आते बनाए जाते गए रहे, हैं। हाँ, बाबुल सुप्रियो इधर बाबुल थे सुप्रियो उधर चले गए। वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हो ये तभी होता है जब आपने सिर्फ एक ढांचा, एक नेक्सस खड़ा किया है पर्सनल गेन के हिसाब से। अब एक जो खबर दे दी है उन्होंने, कॉफ़ी में भी हमने इसकी थोड़ी चर्चा की थी, डीलिमिटेशन। ये आज सुबह से जो है कई जगहों पर ये चल रहा है कि सरकार डीलिमिटेशन का एक नया बिल ला सकती है, और उस खबर में साथ में ये चल रहा है कि डीएमके साथ दे देगी इस बार सरकार का डीलिमिटेशन बिल के ही वजह से, या उसको बहाना बना के महिला आरक्षण का विधेयक अभी कुछ हफ्तों पहले जो ये बीच इलेक्शन में बंगाल के, उसको पास नहीं होने दिया गया था और पूरा अपोजिशन उसमें एक हो गया था। इवन और डीएमके ने तो बहुत बड़ा कैंपेन खड़ा किया था कि ये कैसे दक्षिण के राज्यों के और खासकर तमिलनाडु के खिलाफ है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में हट जाएगा, और महिला आरक्षण देना मुद्दा नहीं है, वो इनकी मंशा भी नहीं है बीजेपी की। ये डीलिमिटेशन करना चाहते हैं ताकि सारी विधानसभाओं को, लोकसभाओं को, उनको अपने हिसाब से रीराइट कर सकें, उनकी बाउंड्रीज डिमार्केट की जा सकें, और उसका फिर ये फ़ायदा उठाएंगे जैसा इन्होंने एसआईआर में फ़ायदा उठाया है। उस वक्त भी डीलिमिटेशन बिल लाया गया था, लेकिन चूंकि महिला आरक्षण बिल ही गिर गया था तो उस वक्त सरकार ने फिर उस बिल को आगे मूव नहीं किया था। महिला आरक्षण बिल अभी भी सरकार के वन ऑफ द टॉप एजेंडा में से सौरभ है, और कि 29 का इलेक्शन में लागू करा दे। 29 के इलेक्शन में लागू इसको कराया जाएगा। ऐसा नहीं था कि पिछली बार जब वो बिल हाउस में गिर गया तो सरकार ने अपने हाथ ढीले कर दिया कि अरे हमारे पास नंबर नहीं तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। उस समय ही फिर यह तय किया गया कि इस काम को फिर से कोशिश करना है, और क्योंकि काम इतना बड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दिल के करीब कोई ऐसा इशू है, वुमेन इशू को लेकर हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वो उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कुछ करते रहते हैं, तो वहाँ पर इस काम को फिर किया जाएगा। और अब बदली हुई परिस्थितियों में अगर आप देखें तो डीएमके, ये ठीक है कि डीएमके का सनातन को लेकर जो स्टैंड है, बीजेपी भी खुल्लम खुल्ला उसके साथ उनको अपने साथ नहीं ले सकती। डीएमके की अपनी तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो भी बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला नहीं हो सकते, लेकिन कांग्रेस के साथ भी तो अब वो नहीं जाएंगे ना, तो वैसे एजेंडे पे नहीं चलेंगे जो लाइन कांग्रेस खींचेगी। वहाँ पर फिर गैर हाजिर होना भी एक होता है कि सपोर्ट में वोट कर देना, दूसरा हो जाता है वोटिंग से गैर हाजिर होना। गैर हाजिर आप हो जाए तो नंबर्स अपने आप कम हो जाएंगे, तो ये विंडो अपने आप में वहाँ पर खुल गया है। दूसरा, टीएमसी के सांसदों पे भी वही बात लागू है। टीएमसी के जितने सांसद बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में हैं, वो अचानक आप देखेंगे कि वोटिंग के दिन वो नौबत आई तो क्या से क्या हो रहा है, तो नंबर्स बहुत हद तक अब तो 2/3 अब पॉसिबल है लोकसभा में, अब एकदम से राज्यसभा में तो इस बार थोड़ा आसानी है। हाँ हाँ, तो उसमें वो दिख रहा है सरकार को कि अब वो मामला नज़दीक जा रहा है। और मुझे लगता है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद, जैसे बीजेपी ये मानकर भी चल रही है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद और तमिलनाडु में जिस प्रकार से डीएमके जो कि विरोध कर रही थी उसको जनता ने नकारा, तो इन सारी चीज़ों के बाद शायद उन अपोजिशन के दलों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत खतरनाक है। अगर महिलाओं के पक्ष में अगर आप खड़े नहीं दिखेंगे तो चुनाव में नुकसान होगा। और डिलिमिटेशन बिल के लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। कि क्या हम मॉनसून सेशन में भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन को वक्त लगेगा ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन महिला बिल के साथ ही इसको सरकार लेकर आ जाए। अभी फिलहाल सरकार इस काम को कर रही है कि नंबर्स को लेकर पूरा मंथन जारी है, और इतना जरूर है कि ये टॉप एजेंडा में है, और इस बार जब लाया जाएगा तो पूरे श्योर होने के साथ कि हाँ वो पास होना चाहिए। पिछली बार क्योंकि बीच इलेक्शन के दरमियान आया था तो उस रूप में बीजेपी ने ताकत नहीं लगाई थी, इस बार पूरी ताकत के साथ पूरा जो फ्लोर मैनेजमेंट होता है उसके साथ आएगी। आपने बड़ी खबर भी दे दी और बड़ी बहस भी छेड़ दी, अब इसको लेकर खूब चर्चा होगी। तो आज देवेंद्र से बहुत सारी बातें, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।